हेलो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जोन में आपका फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश यादव आज आपको पुष्पों के प्रजनन के विषय में जानकारी दूंगा। बच्चों, पुष्पों के प्रजनन को अर्थात फूल के प्रजनन को हम परागण कहते हैं। परागण अर्थात जब पुष्प प्रजनन करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। बच्चों, परागण यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिससे पुष्प अपनी पीढ़ी को टिकाए रखते हैं। जैसे कि हमने पहले अध्याय में ये जान लिया था कि प्रजनन अर्थात क्या। सभी प्राणी, सभी जीव, सभी वनस्पतियाँ अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए प्रजनन करती हैं। बच्चों, आज हम यहाँ पर ध्यान देंगे परागण अर्थात हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब पुष्प प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं तो उसे हम परागण कहते हैं। परागण की प्रक्रिया में होता क्या है? परागण परागकण और वर्तिकाग्र का संयोजन है। परागण यह परागकण और वर्तिकाग्र का संयोजन है। बच्चों, मैं परागण की विस्तृत जानकारी दूँ उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहता हूँ। जब पुष्प परागण करते हैं अर्थात जब पुष्प प्रजनन करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद उन शाखाओं से पुष्प झड़ जाते हैं। अर्थात एक सामान्य भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊं तो पुष्प प्रजनन के बाद अपनी शाखाओं से झड़ जाते हैं। पुष्पों के झड़ने के तत्पश्चात उस जगह पर फल उगते हैं। पुष्पों के झड़ने के बाद फल के निर्माण की प्रक्रिया होती है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं फल उग जाते हैं। फल जिनमें बीज पाया जाता है, बीज यह अपनी आने वाली पीढ़ी को खोलते हैं जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी अस्तित्व टिका रहता है। अब बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोग को आगे बताना चाहूँगा परागण। बच्चों, जो परागण होता है उसे मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 स्वयं परागण, जिसे हम स्वयुग्मन अर्थात ऑटोगैमी कहते हैं। बच्चों, ये यहाँ पर हमारा एक VSQ प्रश्न भी बनता है। परागण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, इसका बहुत सामान्य सा सादा आंसर है। परागण यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला परागण है स्वयुग्मन, जिसे हम लोग ऑटोगैमी भी कहते हैं। और दूसरा है सजातीय परागण, सबसे पहला परागण का प्रकार स्वयुग्मन, दूसरा प्रकार सजात पुष्पीय परागण और तीसरा प्रकार है परनिषेचन। यह मुख्य परागण के 3 प्रकार हैं। परागण की प्रक्रिया जो होती है वह मुख्य रूप से पुष्पों में पाई जाती है। जैसे कि बच्चों, अब आप जानते हैं परागण अर्थात क्या। जब पुष्प प्रजनन करते हैं, बच्चों प्रजनन भी कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अगर हम यहाँ पर पुष्पों की बात करें तो बच्चों, पुष्प यहाँ पर हमने पुष्पों के प्रकार का भी अध्ययन कर लिया पिछले अध्याय में। पुष्प जो होते हैं वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं पुष्पों के प्रजनन अंगों के विषय में चर्चा कीजिए, तो बहुत सिंपल है। जिसमें परागकोष्ठ पाए जाते हैं वह नर पुष्प होते हैं, जिनमें अंडाशय और वर्तिकाग्र पाया जाता है, वर्तिका पाई जाती है, वह मादा पुष्प कहलाते हैं। तो बच्चों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। परागण। परागण अर्थात क्या? पुष्पों में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण यह कितने प्रकार का होता है? परागण यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। स्वयुग्मन अर्थात ऑटोगेमी, नंबर 1। नंबर 2 सजात पुष्पीय परागण। नंबर 3 परनिषेचन। ये परागण के मुख्य 3 प्रकार हैं। चलो बच्चों, आगे हम जान लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। बच्चों, हम सबसे पहले आज स्वयुग्मन की चर्चा हम करेंगे। आज हम सबसे पहले स्वयुग्मन की चर्चा करेंगे। बच्चों, स्वयुग्मन अर्थात क्या? पुनः मैं प्रश्न स्वरूपी यह टॉपिक समझाना चाहूँगा। स्वयुग्मन अर्थात ऑटोगेमी अर्थात क्या? बच्चों, स्वयुग्मन की प्रक्रिया जो होती है ये सामान्यतः उभयलिंगी पुष्पों में पाई जाती है। उभयलिंगी पुष्प अर्थात जिनमें परागकोष्ठ, वर्तिका, वर्तिकाग्र एक ही साथ हों, ऐसे पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। बच्चों, परागकण का जब वहन होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था, परागकण धूल मिट्टी के कण से भी हल्के होते हैं, चिपचिपे होते हैं। जब कोई भी कीटक पुष्पों के संपर्क में आता है तो वह परागकण उनके शरीर से चिपक जाते हैं। जब वही कीटक अन्य पुष्पों पर जाकर स्थानांतरित होता है तब परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। बच्चों, यह जरूरी नहीं है कि परागण की प्रक्रिया कीटकों के द्वारा हो। कुछ परिस्थितियों में परागण की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से भी होती है, जैसे कि तेज बरसात का चलना, तेज हवाओं का चलना, जिससे परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। बच्चों, अब हम पुनः अपने टॉपिक पर आते हैं। स्वयुग्मन अर्थात ऑटोगेमी, यह सामान्यतः उभयलिंगी पुष्पों में यह प्रक्रिया होती है। बच्चों, अगर हम स्वयुग्मन के बारे में जानें, एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। अर्थात जब एक ही पुष्प में परागकोष्ठ और मादा वर्तिकाग्र हो तो यह प्रक्रिया काफ़ी दुर्लभ होती है। दुर्लभ इसलिए मानी गई है जब परागकोष्ठ का प्रस्फुटन होता है। जब परागकोष्ठ का प्रस्फुटन अर्थात क्या बच्चों? जब परागकोष्ठ फूटते हैं, परागकोष्ठ के फूटने के तत्पश्चात उसमें से परागकण मुक्त होते हैं। परागकोष्ठों के फूटने के तत्पश्चात उन परागकोष्ठों में से परागकण मुक्त होते हैं। कुछ परागण बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं
यहाँ पर स्वयुग्मन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। सबसे पहला उन्मील परागणी पुष्प और नंबर 2 अनुन्मील्य परागणी पुष्प। बच्चों, हम आगे बढ़ें उससे पहले हम ये जान लें, परागण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पुष्प अपनी शाखाओं से झड़ जाते हैं, वहाँ पर फल उगते हैं। बच्चों, यह मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह परागण की प्रक्रिया काफ़ी विचित्र होती है। यदि हम इसे संक्षेप में ना जान पाएँ, विस्तृत में ना जान पाएँ, तो हमारा ये टॉपिक हो सकता है बाउंस हो जाए। तो बच्चों, हम आते हैं स्वयुग्मन अर्थात ऑटोगैमी, जिसे हम सामान्य हिंदी में स्वयं परागण भी कहते हैं। स्वयं परागण अर्थात क्या? ऐसे पुष्प जो खुद ही परागित हों, खुद ही प्रजनन करें। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में उभयलिंगी पुष्प, उदाहरण के स्वरूप में उभयलिंगी पुष्प। बच्चों, उभयलिंगी पुष्पों की बात करें तो ये काफ़ी दुर्लभ होता है। जब परागकोष्ठ प्रस्फुटित होता है अर्थात फूटता है, तब जाकर स्वयुग्मन के परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि परागण स्वयुग्मन प्रकार का ही हो या पर परागण हो। कुछ परागण की स्थिति में कीटक भी मददगार साबित होते हैं। कीटक अर्थात बच्चों तितली, भौरा, भृंग, मधुमक्खी आदि। तो कुछ परिस्थितियों में कुछ प्राणियों द्वारा भी परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जैसे छिपकली, लेमुर चूहा, चमगादड़, हमिंगबर्ड पंछी। इनके द्वारा भी परागण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। बच्चों, आ जाइए टॉपिक स्वयुग्मन। उभयलिंगी पुष्पों में यह प्रक्रिया पाई जाती है, काफ़ी दुर्लभ होता है ये। स्वयुग्मन करने वाले वनस्पतियों के उदाहरण है वायोला, जिसे सामान्य भाषा में हम पानसी कहते हैं, ऑक्सैलिस तथा कॉमेलिना, जिसे हम सामान्य भाषा में कनकौआ भी कहते हैं। बच्चों, यदि आपके VSQ में प्रश्न पूछा जाए स्वयुग्मन यह सामान्यतः किस पुष्पों में पाया जाता है, तो आपका सामान्य आंसर होगा, सीधा साधा आंसर होगा उभयलिंगी पुष्पों में। इसका सामान्य सा आंसर होगा उभयलिंगी पुष्पों में। बच्चों, उभयलिंगी पुष्प के बाद यदि हम और चर्चा करें, स्वयुग्मन की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। तब आपका आंसर होगा वायोला, ऑक्सैलिस तथा कॉमेलिना। बच्चों, बहुत आसान है। अब स्वयुग्मन यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तब आपको आंसर देना है उन्मील परागणी। जो अन्य यह उन्मील परागणी मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम इसके उदाहरण समझ रहे हैं। स्वयुग्मन के प्रकार कितने हैं? उन्मील परागणी पुष्प और अनुन्मील्य परागणी पुष्प। बच्चों, उन्मील परागणी पुष्प अर्थात जैसे सभी वनस्पतियों के पुष्प होते हैं, अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं सामान्य पुष्प। और अनुन्मील्य परागणी अर्थात यह पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते। अनावृत अर्थात क्या? जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, बीज, बीज अर्थात आवृत बीजी और अनावृत बीजी। बच्चों, जो बीज आवृत हों छिलकों से, एक सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे बीज जो छिलकों से आवृत हों या जिन पे आवरण हो, ऐसे बीजों को आवृत बीजी कहते हैं। और जिन बीजों में आवरण ना हो, छिलके ना हो, ऐसे बीजों को हम अनावृत बीजी कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा परागण का प्रकार।
परागण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें हमने सबसे पहला प्रकार पढ़ा स्वयुग्मन अर्थात स्वपरागण। ऑटोगैमी, यह सामान्यतः उभयलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। उभयलिंगी पुष्प जिनमें परागकोश वर्तिकाग्र एक साथ हों। यह काफ़ी दुर्लभ प्रक्रिया होती है। दुर्लभ इसलिए मानी गई है, जब परागकोश का प्रस्फुटन होता है तब परागकण मुक्त होते हैं। कुछ परागकण झड़ जाते हैं तो कुछ परागकण मादा वर्तिकाग्र पर स्थापित हो जाते हैं, तब जाकर स्वयुग्मन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। स्वयुग्मन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, उन्मील परागणी पुष्प और अनुन्मील परागणी पुष्प। स्वयुग्मन में समाविष्ट पौधे या वनस्पतियों को उदाहरण सहित समझाइए, तब आपका आंसर होगा वायोला, ऑक्सैलिस तथा कॉमेलिना। तो बच्चों, ये था हमारा परागण का सबसे पहला प्रकार, स्वयुग्मन। बच्चों, यहाँ पर एक आकृति के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। उन्मील परागणी पुष्प, यह रहा उन्मील परागणी पुष्प, जो पुष्प सामान्य पुष्पों की तरह दिखते हों, ऐसे पुष्पों को हम उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं। और अनुन्मील परागणी पुष्प जो आवृत होते हैं बच्चों, या इसे मैं अन्य रूप से सामान्य भाषा में समझाना चाहूँ तो इसे समझना बेहद आसान है। जो पुष्प पूर्ण रूप से खिले हों, जो पुष्प पूर्ण रूप से खिले हों वह उन्मील परागणी पुष्प कहलाते हैं। और ऐसे पुष्प जो कलिका अवस्था में हों, ऐसे पुष्प जो कलिका अवस्था में हों, ऐसे पुष्प को हम अनुन्मील परागणी पुष्प कहते हैं। बच्चों, इसी आकृति की सहायता से मैं एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। परागण के प्रकार। परागण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला स्वयं परागित पुष्प, नंबर 2 पर परागित पुष्प, नंबर 3 अनुन्मील्य परागित पुष्प। बच्चों, स्वयं परागित पुष्प अर्थात क्या, जो खुद परागण करते हैं, स्वयं परागण करते हैं, जिसके कारण इनका नाम स्वयं परागित पुष्प रखा गया है। यह सामान्यतः उभयलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। पर परागित पुष्प अर्थात जो पुष्प के परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, ऐसे पुष्पों के प्रजनन को हम पर परागित पुष्प कहते हैं। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वयुग्मन अर्थात ऑटोगैमी, स्वयं परागण किस में पाया जाता है? उभयलिंगी पुष्प। उदाहरण वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। स्वयं परागण के मुख्य रूप से प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं, उन्मील परागणी और अनुन्मील परागणी पुष्प। उन्मील परागणी पुष्प अर्थात जो पुष्प पूर्ण रूप से खिले हों। अनुन्मील परागणी पुष्प अर्थात ऐसे पुष्प जो कलिका अवस्था में हों। अब बच्चों, यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण समझने जा रहे हैं, जिसे हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। बच्चों, सजात पुष्पीय परागण समझना एकदम आसान है। सजात पुष्पीय परागण अर्थात जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, इस प्रक्रिया को हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं।
बच्चों, सजात पुष्पीय परागण में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यह सामान्यतः कारकों के द्वारा होता है। कारक अर्थात जिसे हम एजेंट कहते हैं। बच्चों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एजेंट मैं आपको बता देता हूँ। एजेंट अर्थात कीटक, कीड़े मकोड़े। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, परागकण जो होते हैं वह धूल मिट्टी के कण से भी ज़्यादा हल्के होते हैं, जिनका व्यास होता है 25 से 30 माइक्रोमीटर। यह चिपचिपे होने के साथ साथ इन पे स्पोरोपोलिन का आवरण होता है। जब कोई भी कीटक पराग रस के लिए किसी पुष्प की ओर आकर्षित होता है, तब परागकण उसके शरीर से चिपककर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। अब बच्चों, परागण का जो मुख्य दूसरा प्रकार है सजात पुष्पीय परागण, अर्थात एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पराग कणों का स्थानांतरण, अर्थात सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। इनमें कारक सम्मिलित होते हैं। कारक अर्थात एजेंट। यह प्रक्रिया भी स्वयुग्मन जैसी होती है। यह प्रक्रिया भी स्वयुग्मन जैसी होती है। परागकण के मुख्य 3 प्रकार: स्वयुग्मन नंबर 1, नंबर 2 सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण एक ही पादप के पुष्पों के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना। बच्चों, क्या समझे सजात पुष्पीय परागण से? हम क्या समझे? बहुत सिंपल सी पद्धति है इसको समझने के लिए। एक उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक गुलाब के पुष्प का बगीचा है। बच्चों, ध्यान से समझिएगा प्लीज़। सजात पुष्पीय परागण में आपको एक उदाहरण सहित समझा रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको मदद करेगा समझने में। बच्चों, सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण अर्थात मान लो एक गुलाब के पुष्प का बगीचा है। उस गुलाब के पुष्प के बगीचे में काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ हैं। बच्चों, एजेंट की अगर हम बात करें तो सबसे प्रभावी एजेंट जो है वो मधुमक्खी मानी गई है। एजेंट मतलब कारक, कारक मतलब जो पराग कण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बच्चों, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सजात पुष्पीय परागण अर्थात मान लो एक गुलाब के पुष्प का बगीचा है। वहाँ पर काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं पुष्पों के रस के लिए, जिसे हम पराग रस कहते हैं, नेक्टर इंग्लिश में हम कहते हैं इसे। बच्चों, जब मधुमक्खियाँ एक गुलाब के पुष्प पर बैठती हैं पराग रस को पीने के लिए, तब उस दरमियान पराग कण मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाते हैं। मधुमक्खी के शरीर से चिपकने के तत्पश्चात अब मान लो वह मधुमक्खी उड़कर किसी और पुष्प पर जाकर बैठ गई और उसके शरीर में पहले वाले पुष्प का परागकण चिपका हुआ है। उसके शरीर में मान लो पहले वाले पुष्प का परागकण चिपका हुआ है। अब वह परागकण कहाँ पर स्थापित हो गया? दूसरे पुष्प में। यदि वह मादा वर्तिकाग्र पर स्थापित हो जाता है, तब वहाँ पर प्रजनन की प्रक्रिया अर्थात परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अर्थात परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया को हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। अब बच्चों, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा शॉर्ट में। स्वयुग्मन हमने जान लिया। सजात पुष्पीय अर्थात एक ही पादप के पुष्पों के परागकण का दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थापित होना। इस घटना को हम या इस प्रक्रिया को हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को गुलाब के बगीचे का उदाहरण दिया। अब बच्चों, आपके मन में ये भी बैठा होगा, मुझे अच्छी तरह पता है, कि सर मान लो वह मधुमक्खी उड़कर किसी अन्य पुष्प पर बैठ गई। स्वाभाविक है, मधुमक्खियों को तो इतना दिमाग नहीं होता
कि वो गुलाब के ही पौधे पर जाकर बैठे, उनका मन आ गया किसी अन्य पुष्प पर जाकर बैठ गई। तो बच्चों, इस पद्धति के लिए या इस डाउट के लिए जो मैंने क्रिएट किया है स्वयं आपके लिए, अपने स्टूडेंटों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, तो इसका बहुत सीधा साधा सा आंसर है बच्चों। मादा पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती है वह इतनी चालाक होती है या इतनी सक्षम होती है, उसे यह पता होता है कि आया हुआ परागकण उसी के जाति का है या अन्य जाति का है। आया हुआ परागकण उसी के जाति का है या अन्य जाति का है। उदाहरण, गुलाब के पुष्प पर बैठा हुआ मधुमक्खी जब अन्य गुलाब के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर परागकण को स्थानांतरित करता है, तब यह प्रक्रिया अर्थात परागकण को स्वीकारना है या उसे अस्वीकारना है, यह प्रक्रिया मादा वर्तिकाग्र पर निर्भर करती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये था हमारा सजात पुष्पीय परागण। अब हम नंबर 3 देखने जा रहे हैं और अंतिम, परनिषेचन। परनिषेचन। अब बच्चों, परनिषेचन अर्थात क्या? जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी एक जाति के पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण अन्य जाति के पुष्पों पर होना, जिसे हम परनिषेचन या परपरागण भी कहते हैं। जिसे हम परनिषेचन या परपरागण भी कहते हैं। बच्चों, तीसरा और परागण का तीसरा और अंतिम टॉपिक है परनिषेचन। परनिषेचन अर्थात दो भिन्न भिन्न जातियों में होने वाला परागण। परनिषेचन अर्थात दो भिन्न भिन्न जातियों में होने वाला परागण। बहुत सिंपल सा है ये, हम ज़्यादा इसके बारे में थियोरिटिकल चर्चा नहीं करेंगे। परागण मुख्य 3 प्रकार के हम जान लिए हैं बच्चों, जिसमें अंतिम है परनिषेचन। परनिषेचन अर्थात भिन्न जातियों के पुष्पों में होने वाला परागण। हालांकि मैंने आपको ये भी बता दिया, यह मादा वर्तिकाग्र के ऊपर निर्भर करता है कि आए हुए परागकण को स्वीकारना है या अस्वीकार करना है। तो ये था बच्चों हमारा परागण का प्रकार, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। अब बच्चों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको कुछ प्रश्न लिखा देता हूँ, तो कृपया अपनी नोटबुक को तैयार रखें पेन के साथ। और बच्चों, एक मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आप लोग नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहिए, क्योंकि मेरी एक गंदी आदत भी है क्वेश्चन पूछने की, पढ़ाते वक्त होमवर्क देने की। अब क्या करें, टीचर हूँ, आदत पड़ गई है। बिना होमवर्क दिए और बिना प्रश्न पूछे मन नहीं मानता। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो परागण वाले टॉपिक के लिए है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, परागण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? परागण यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? प्रश्न नंबर 2, उन्मील परागणी और अनुन्मील परागणी को उदाहरण सहित समझाइए। उन्मील परागणी और अनुन्मील परागणी को उदाहरण सहित समझाइए। नंबर नेक्स्ट, सजात पुष्पी परागण पर टिप्पणी कीजिए। सजात पुष्पीय परागण पर टिप्पणी कीजिए। परागण का अंतिम टॉपिक,
परनिषेचन अर्थात क्या, समझाइए। परनिषेचन अर्थात क्या, समझाइए। तो ये था बच्चों हमारा परागण वाला टॉपिक। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है परागकण के अभिकर्मक या कारक। परागण के अभिकर्मक या कारक। बच्चों ये हम अच्छी तरह जानते हैं, परागण के अभिकर्मक या कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम जैविक या अजैविक कहते हैं। परागण के अभिकर्मक या कारक। अभिकर्मक या कारक इससे पहले ही हमने चर्चा कर ली बच्चों, एडवांस में ही। अभिकर्मक या कारक अर्थात जिसे हम लोकल लैंग्वेज में एजेंट कहते हैं। एजेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन एजेंट पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, परागण के अभिकर्मक या कारक वह मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। अजैविक में दो उदाहरण माने गए हैं, सबसे पहला वायु और दूसरा जल। सबसे पहला वायु और दूसरा जल। चलो बच्चों, आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। मैंने अभी बताया था, यह जरूरी नहीं है कि परागण की प्रक्रिया मधुमक्खी, कीटकों या अन्य प्रजातियों के द्वारा पूरी हो। कभी कभार यह प्रक्रिया तेज हवाओं के चलने से भी पूरी होती है। तेज बरसात के कारण या पानी के बहाव के कारण भी यह प्रक्रिया पूरी होती है। तो बच्चों अगर हम परागण के कारक समझें तो ये दो प्रकार के हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक में पानी और हवा आ गया, और जैविक में एजेंट आ गए, जिसे हम प्राणी का भी उदाहरण दे सकते हैं। प्राणी, सबसे प्रभावी प्राणी कौन माना गया बच्चों, ये भी एक प्रश्न है, काफ़ी छुपे तौर पर, जो कि आपको बुक में भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। सबसे प्राणियों में सबसे प्रभावी कारक मधुमक्खी। बच्चों पराग कणों का, यदि हम बच्चों पराग कणों की चर्चा करें तो पराग कणों का वायु तथा जल के द्वारा या सहायता से वर्तिकाग्र के संपर्क में आना एक ये संयोगात्मक घटना है। संयोगात्मक घटना अर्थात क्या, कोइंसिडेंस, बाई चांस। तेज हवा चली, कोई भी परागकण किसी मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर स्थापित हो गया, तो ये एकमात्र संयोग होता है अजैविक कारकों में। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, जैविक और अजैविक कारक यह निश्चित रूप से होते ही हैं, यह प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी होती है। परागण की प्रक्रिया जब शुरू की जाती है तो उस परिस्थिति में बीजांड की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। बच्चों ये हमारे लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी। परागकणों की संख्या करोड़ों अरबों में होती है, जबकि बीजांडों की संख्या एकांडपी या बहुआंडपी हो सकती है। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। एकांडपी अर्थात क्या, ऐसे फल जिसमें केवल एक ही बीज हैं, क्योंकि बच्चों अंडे की रचना जो होती है वो बीज द्वारा
पूरी की जाती है। ऐसे फल जिसमें एक बीज हो उसे एकांडपी कहते हैं। ऐसे फल जिसमें असंख्य बीज हो या एक से अधिक बीज हो, ऐसे फलों को बहुआंडपी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं। अब बच्चों ये भी टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया था, अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की ज़रूरत होती है। इसमें भी समझना एकदम आसान है बच्चों। परागकण जो होते हैं वो एकदम हल्के होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये था हमारा परागण के अभिकर्मक या कारक। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ होता है। पुष्पीय पादपों में पानी द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ होता है। यह हमारा अगला टॉपिक है बच्चों। जैसे वायु द्वारा परागण हमने देखा, अर्थात हवा की सहायता से होने वाला परागण। अब अगला टॉपिक है हमारा अजैविक कारक का पानी द्वारा परागण। बच्चों यदि हम पानी द्वारा होने वाले परागण की बात करें या चर्चा करें तो यह काफ़ी दुर्लभ है, काफ़ी दुर्लभ है। जैसे पानी द्वारा होने वाला परागण यह 30 वंशों तक ही सीमित है, यह 30 वंशों तक ही सीमित है। इसका उदाहरण है अलगी अर्थात शैवाल, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स आदि। यह अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। यह परागकण सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। बच्चों मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करने जाऊंगा। परागण के अभिकर्मक या कारक कौन है या कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के। सबसे पहला जैविक और दूसरा अजैविक। अजैविक कारक 2 प्रकार के हैं, पानी द्वारा परागण और हवा द्वारा परागण। हवा द्वारा परागण हमने जान ही लिया है, हवा द्वारा परागण हमने जान ही लिया है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तब परागण उड़कर किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थापित हो जाते हैं। अब यह उस मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर निर्भर करता है, उसे स्वीकारना है या अस्वीकार कर देना है। अब हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है पानी द्वारा परागण। यह काफ़ी दुर्लभ होता है, इसमें VSQ भी है। पानी द्वारा परागण यह कितनी जातियों तक या कितने वंशों तक सीमित है? तब आपका आंसर होगा 30 वंशों तक। पानी द्वारा परागण यह सामान्यतः किन पौधों में पाया जाता है? तो इसका भी सामान्य आंसर होगा एक बीजपत्री पौधों में। तीसरा प्रश्न है पानी द्वारा परागण यह सामान्यतः किन प्रजातियों में होता है? तो इसका आंसर होगा अलगी, अलगी अर्थात शैवाल, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें पानी द्वारा परागण, पानी द्वारा परागण, तो ये सामान्यतः ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स और कुछ शैवालों में पाया जाता है। यदि हम जलीय विस्तार की वनस्पतियों की चर्चा करें, जलीय विस्तार की वनस्पतियां अर्थात जो जलमग्न है, जो जल के अंदर हैं, ऐसी वनस्पतियां, उनमें सबसे पहला उदाहरण है वेलिस्नेरिया हाइड्रीला,
जो कि ये ताज़े पानी में उगते हैं। तो कुछ समुद्रीय जलीय घासें हैं, उदाहरण जोस्टेरा। बच्चों यहाँ पर अगर हम 30 से अधिक प्रजातियाँ देखें जो जल के परागण को पूर्ण करती हैं, जलीय परागण को पूर्ण करती हैं, ब्रायोफाइट्स हो, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो, चाहे वो शैवाल हो। अगर हम ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स तक देखें तो जलीय परागण जो होता है वह ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तक ही सीमित है। जलीय परागण यह ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स तक ही सीमित है। अब बच्चों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण हैं। भले हम 30 प्रजातियां जानते हैं, लेकिन इनमें से मुख्य प्रजातियां कौन सी हैं बच्चों? एक बार हम ध्यान दे देते हैं। वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला और जोस्टेरा। चलो बच्चों, इनके अलावा कुछ जलीय पौधे और हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली। बच्चों वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा ये जल के अंदर जलमग्न होती हैं, जलों के भीतर पाई जाती हैं, पानी के भीतर पाई जाती हैं। जबकि कुछ और जलीय वनस्पतियां हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली। बच्चों दोनों में अंतर क्या है मैं समझा देता हूँ। वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा ये पानी के अंदर होती हैं, जबकि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो होती है ये पानी की सतह पर पैदा होती हैं। इनका परागण जो होता है वो कीटकों एवं वायु के द्वारा होता है। इनका परागण जो होता है वो वायु तथा कीटकों के द्वारा होता है। बच्चों मैं पुनः एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वायु द्वारा परागण हमने देख लिया। हम परागण के अजैविक और जैविक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। बच्चों अजैविक प्रक्रिया अर्थात जिसमें पानी और हवा समाविष्ट है, हवा वाला परागण हमने देख लिया। अब हम पानी वाला परागण की बात कर रहे हैं। पानी में पुष्प जो होते हैं, मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको बच्चों। पानी में जो पुष्प होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो पूर्ण रूप से जलमग्न है वह पौधे, और जो पानी की सतह पर तैरते हैं या पानी की सतह पर पैदा होते हैं वह पौधे या वह वनस्पतियाँ। बच्चों पानी के अंदर या हम पानी के परागण की बात करें तो ये कितने वंशों तक सीमित है? 30, लगभग 30 वंशों तक। उनमें सबसे प्रभावी कौन है? ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स। शैवाल भी हैं बच्चों, लेकिन शैवाल इतने प्रभावी नहीं हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तक सीमित हैं। अब अगर हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर हम पानी की सतह पर तैरने वाले पौधों की या पुष्पों की बात करें तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली हैं। इनका जो परागण होता है वह कीटकों और वायु द्वारा होता है। बच्चों कीटकों से मुझे याद आया, सबसे प्रभावी कीटक कौन माना गया है परागण के लिए? चलो जल्दी से आंसर दो। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वेरी गुड, मधुमक्खी है ना। मधुमक्खी जो सबसे प्रभावी परागवाहक मानी गई है। तो बच्चों एक बार रिपीट कर लेते हैं। जलीय परागण कितने वंशों तक सीमित है? 30। किन में पाया जाता है अधिकतर? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और कुछ शैवाल में। लेकिन सबसे प्रभावी कौन माना गया है? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। जलीय वनस्पतियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2, जो पूर्ण रूप से जलमग्न हो, और कुछ वनस्पतियाँ जो पानी की सतह पर तैरती हों। जलमग्न वनस्पतियों के नाम वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला तथा जोस्टेरा। इनमें ताज़े पानी की वनस्पतियाँ कौन सी हैं? वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला। समुद्री पानी की वनस्पतियाँ कौन सी हैं? जोस्टेरा। बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न भी बना के मैं पूछूंगा, समुद्र में मौजूद कोई एक घास की प्रजाति का नाम बताइए। तब आपका आंसर बहुत
अच्छा होना चाहिए, जिसे हम जोस्टेरा कहते हैं। बच्चों इसमें एक प्रश्न और मैं बना के पूछूंगा आपको, अभी होमवर्क मिलेगा आप लोगों को, जिसे करके मुझे बताना है। जल की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, जिसका आंसर है। अब एक प्रश्न और मैं घुमा के आपसे पूछूंगा, ऐसी कौन सी जलीय वनस्पति है जिसका परागण वायु और कीटकों द्वारा होता है? उदाहरण सहित समझाइए। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? वाटर लिली, मुकुंदनी और वाटर हाइसिंथ। चलो बच्चों, अब हम जलीय वनस्पतियों के परागण की प्रक्रिया को हम संक्षेप में समझते हैं। बच्चों ये आपके सामने एक पुष्प में दिखाऊंगा, जिसे हम मादा पुष्प भी कहते हैं। यह उदाहरण है वेलिस्नेरिया का। जिस पुष्प पे मैंने अभी एरो किया है, हम वही पुष्प के बारे में जानेंगे। यह जलमग्न होती है वनस्पतियाँ। अब बच्चों आगे की ओर बढ़कर हम इसे समझते हैं। यह जो आपके सामने मैंने एरो किया है मादा पुष्प का, यह वेलिस्नेरिया है। वेलिस्नेरिया जो जलमग्न वनस्पति है, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स वाला समझ रहे हैं हम, जलीय परागण वाली प्रक्रिया समझ रहे हैं। बच्चों कैसे होता है ये प्रजनन, समझिए ध्यान से। जब परागकोष्ठ से परागकण मुक्त होते हैं, तब वह परागकण मुक्त होकर पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। मैं आप लोग को वेलिस्नेरिया उदाहरण सहित समझा रहा हूँ, जो कि जलमग्न वनस्पति है। इनमें प्रजनन कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि जो जल की सतह पर तैरती हैं उनमें तो प्रजनन की कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि उनमें तेज हवाओं के साथ साथ मधुमक्खियों या कीटकों की सहायता से भी प्रजनन हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर वेलिस्नेरिया जो एकदम जलमग्न है, जब इन वनस्पतियों के परागकण मुक्त होते हैं, तब वह परागकण मुक्त होकर पानी की सतह पर तैरते हैं। तब उसी दरमियान या उस समय मादा पुष्प के वर्तिकाग्र बढ़ते पानी की सतह पर आ जाते हैं। मादा पुष्प के वर्तिकाग्र अर्थात वेलिस्नेरिया पुष्प के वर्तिकाग्र यह बढ़ते पानी की सतह पर आ जाते हैं, और जैसे ही पानी की सतह पर आते हैं, इन्हें मादा पुष्प के वर्तिकाग्र, जिस पे मैं एरो कर रहा हूँ, वो स्वीकार कर लेते हैं। वेलिस्नेरिया में प्रजनन समझाइए सामान्य भाषा में। तो वेलिस्नेरिया यह जलमग्न वनस्पति है। जब इसके परागकण मुक्त होते हैं, तब वह पानी की सतह पर तैरते हैं। पानी की सतह पर तैरने के दरमियान जब मादा पुष्प के वर्तिकाग्र बढ़ते पानी की सतह पर आ जाते हैं, तब वह परागकण को स्वीकारते हैं। उनके वर्तिकाग्र, जिस पे मैंने एरो किया है, देखिए बच्चों एकदम स्पष्ट रूप से, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र इन परागकणों को स्वीकार कर फलित होती है, अर्थात परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब बच्चों आपके मन में प्रश्न आएगा, सर मालूम कैसे पड़ेगा, हमें पता कैसे पड़ेगा कि वेलिस्नेरिया वनस्पति परागित हो चुकी है, वह परागकण को स्वीकार कर लिए? तो बच्चों ये आकृति में ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है समझना, आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। बच्चों एक सिंपल सा मैं प्रश्न के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा, हालांकि आपको उत्तर नहीं देना है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक प्रश्न की सहायता से आपको समझाना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये मादा पुष्प का वर्तिकाग्र है और ये बीच में मादा पुष्प का वर्तिकाग्र है। अब बताओ बच्चों, दोनों की रचना में कुछ भिन्नता दिख रही है आप लोगों को? स्वाभाविक है, कोई भी विद्यार्थी से बोल देगा, सर
क्या आप बात कर रहे हो, सामने तो है, एकदम स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है। इसकी रचना कुछ भिन्न है और इसकी रचना या अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र की रचना बिल्कुल भिन्न है, सिवाय इसके बीच वाले के, जिस पे मैंने एरो किया है बच्चों, ये वाला बीच वाला। अब समझिए टॉपिक। जब मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पराग कणों को स्वीकार करते हैं तब यह स्प्रिंग जैसे कुंतलाकार हो जाते हैं। यह रचना आपको दिख रही होगी, यह स्प्रिंग जैसे कुंतलाकार हो जाते हैं। यह रही रचना, आप एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बच्चों। तब जाकर हमें यह पता लगता है कि वेलिस्नेरिया में परागण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो बच्चों ये था हमारा पानी द्वारा होने वाला परागण। अब बच्चों यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं वेलिस्नेरिया में होने वाले परागण को समझाइए, या कोई भी जलीय परागण को उदाहरण सहित समझाइए, तो समझाना एकदम आसान होगा बच्चों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर एक और उदाहरण मैं दिखाना चाहूँगा। ये रहा मधुमक्खी द्वारा होने वाला परागण, जो काफ़ी प्रभावी माना गया है बच्चों। अगर हम इसे और जूम करके देखें वेलिस्नेरिया वाले उदाहरण को बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। ये रहा वेलिस्नेरिया का मादा पुष्प का वर्तिकाग्र और ये रहा नर पुष्प का परागकण। नर पुष्प का परागकण बच्चों, ये जो मादा पुष्प है इस वक्त सामान्य या इस डायग्राम में सामान्य अवस्था में, अर्थात इस पे परागकण स्थापित नहीं हुए हैं। जब नर पुष्प के परागकण मादा वर्तिकाग्र पर स्थापित होते हैं तब जाकर मादा पुष्प का वर्तिकाग्र कुंतलाकार, स्प्रिंग जैसा कुंतलाकार हो जाता है। स्प्रिंग जैसा कुंतलाकार हो जाता है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक परागण। और यदि हम कीटकों के द्वारा परागण की बात करें तो पानी की सतह पर तैरने वाली वनस्पतियों का उदाहरण आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कुछ जलीय वनस्पतियां या कुछ वनस्पतियों का, चलो जलीय ना वायु परागण ना जल परागण की बात करें बच्चों, एक टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ, चलो तब आपको अगला वाला टॉपिक मेरा समझ में आ जाएगा। बच्चों क्या कभी आपने सोचा है पुष्प इतने रंग बिरंगे, सुगंधित, आकर्षित क्यों होते हैं? तो इसका बहुत सामान्य सा आंसर है, कीटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। क्यों आकर्षित करने के लिए? ताकि परागण की प्रक्रिया पूरी हो सके। बच्चों फूलों में रस पाया जाता है जिसे हम मकरंद कहते हैं, पराग रस कहते हैं, जो सभी कीटक उसे पीकर भोजन स्वरूप में उसे ग्रहण करते हैं या पीते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। अब बच्चों यदि हम बात करें तो पुष्प रंग बिरंगे आकर्षित क्यों होते हैं? ताकि वो परागण के लिए कीटकों को आकर्षित कर सके। बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। उसी तरह परागण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कारकों की आवश्यकता होती है। कारक में प्रभावी कारक कौन माना गया है बच्चों? मधुमक्खी। कारकों में सबसे प्रभावी कारक कौन माना गया है बच्चों? मधुमक्खी। अब कुछ परागकण या कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो रंग बिरंगे नहीं होते और ना ही वह मकरंद पैदा करते हैं, जैसे नारियल का पुष्प और कुछ घास। नारियल का पुष्प और घास।
तो यह परागण कैसे करते होंगे या यह परागण की प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करते होंगे? कोशिका विभाजन के द्वारा बच्चों, इसका बहुत सामान्य सा आंसर है। तो कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो प्राणियों को परागण कर्मक के रूप में स्वीकार करती हैं। उदाहरण के स्वरूप में हम देखेंगे बच्चों, कौन है? मधुमक्खी, उदाहरण के स्वरूप में कौन है बच्चों? मधुमक्खी, भौरे, तितलियां, बर्रे, चींटियां, शलभ या कीट या पंछी। बच्चों पंछी में सबसे प्रभावी पंछी कौन है? हमिंग बर्ड या सनबर्ड। पंछियों में सबसे प्रभावी पंछी कौन है बच्चों? हमिंग बर्ड या सनबर्ड। बच्चों ये पूरी प्रक्रिया आपको एक वीडियो के द्वारा मैं समझाऊंगा कि हमिंग बर्ड कैसा होता है, हमिंग बर्ड कैसे परागण करता है, मधुमक्खियाँ कैसे परागण करती हैं, वो सब हम वीडियो के द्वारा समझेंगे। ये रहा आपके सामने उदाहरण बच्चों, ये रहा आपके सामने बहुत अच्छा सा उदाहरण। पंछियों में शंखखोरा तथा गुंजन पंछी, गुंजन पंछी जिसे हम लोग हमिंग बर्ड भी कहते हैं, गुंजन पंछी अर्थात जिसे हम लोग हमिंग बर्ड भी कहते हैं, शंखखोरा अर्थात जिसे हम लोग सनबर्ड कहते हैं। तो कुछ प्राणी ऐसे हैं जैसे कि चमगादड़, कीट पतंगे आदि जो परागण के लिए कारक माने गए हैं, अभिकर्मक माने गए हैं। विशेष रूप से मधुमक्खी जो है वह प्रधान जीवीय परागण कर्मक है। इसको अगर हम एक सामान्य भाषा में समझाएं तो सबसे प्रभावी कारक कौन है बच्चों? आपका आंसर कौन होगा? मधुमक्खी। इन सब के अलावा कुछ बड़े नर वानरगढ़ के प्राणी जैसे कि लीमर या लेम्यूर। बच्चों लीमर या लेम्यूर ये सब अनाज खाने वाले चूहे होते हैं। लीमर या लेम्यूर ये अनाज खाने वाले चूहे होते हैं। इसके अलावा वृक्षवासी प्राणी, शाखावंश कृंतक, सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग में कौन आ गया बच्चों? गीको छिपकली तथा उपवन छिपकली। बच्चों अगर हम छिपकली की बात करें तो छिपकली, आपके मन में थोड़ा सा डाउट बैठेगा, सर छिपकली कैसे परागण कर सकती है या छिपकली का वहाँ क्या काम है ना? छिपकली बच्चों यहाँ पर सरीसृप वर्ग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमने 11th में पढ़ लिया है। सरीसृप वर्ग अर्थात ऐसे प्राणी जो रेंगते हैं। अब आते हैं छिपकली। सर मैं मान लो स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोग के द्वारा प्रश्न पूछ रहा हूँ, सर छिपकली द्वारा कैसे परागण हो सकता है? बाकी तो चूहे द्वारा, अन्य वृक्षवंशियों द्वारा हम समझ सकते हैं, लेकिन छिपकली द्वारा कैसे संभव है? बच्चों जब छिपकलियों को खुराक नहीं मिलता तब वह पेड़ पौधों पर जाकर कीटकों का भक्षण करती हैं, उन्हें अपना शिकार बनाती हैं खुराक के स्वरूप में। अब बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मान लो कोई एक छिपकली एक पुष्प पर घात लगाकर बैठी है कि कोई कीटक इस पर आए फूलों का रस पीने के लिए और मैं उसे पकड़कर खा जाऊं, तो यह संभवतः हो सकता है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि मैंने ऑलरेडी एडवांस में समझा दिया है, अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, सुगंधित और मकरंद से भरपूर होते हैं। बच्चों मकरंद आप लोग जान ही गए होंगे, फूलों के रस। क्यों ऐसा होता है ये पूरा इस टॉपिक में लिखा है, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा प्लीज़, जिसे मैंने एक सामान्य भाषा में समझा दिया है। क्यों पुष्प रंग बिरंगी आकर्षित मकरंद युक्त होते हैं? ताकि वो कीटकों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित कर सकें, ठीक है। अब बच्चों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जो कुछ पुष्प प्रजातियां यह पुरस्कार अंडा देने के सुरक्षित जगह के रूप में भी करती हैं। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ
परागण की प्रक्रिया कीटकों के द्वारा इसलिए होती है या रंग बिरंगे सुगंधित इसलिए होते हैं ताकि परागण की प्रक्रिया हो सके। तो कुछ प्रजातियों के पुष्प ऐसे होते हैं या कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो पुष्पों का उपयोग अपने अंडे देने के लिए करते हैं। कुछ प्रजाति के लिए पुष्प जो होते हैं वो अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान माने गए हैं। जो इससे बहुत सिंपल है, मान लो कोई एक कीटक है, तितली ले लो। अधिकतर तितलियां जो होती हैं वो अपने अंडे वनस्पतियों या किसी पुष्प के नीचे देती हैं या पुष्प के अंदर देती हैं अपने अंडे, ताकि वो कीटकों से अन्य प्राणियों से सुरक्षित रह सके, ताकि वह अन्य प्राणियों से सुरक्षित रह सके। उदाहरण के स्वरूप में एमॉर्फोफिलस। बच्चों एमॉर्फोफिलस समझना एकदम आसान है, इंग्लिश है, जिसे हम हिंदी में सूरन कहते हैं। बच्चों सूरन का पुष्प यह विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना गया है, जिसकी ऊंचाई 6 फुट से भी अधिक होती है। जिसकी ऊंचाई 6 फुट से भी अधिक होती है। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ प्रजातियाँ जो होती हैं अपने अंडे किसी भी पुष्प में दे देती हैं ताकि वह अन्य शिकारी प्राणियों से सुरक्षित रह सके। उसका एक जीता जाता उदाहरण है बच्चों एमॉर्फोफिलस। एमॉर्फोफिलस के पुष्प की ऊंचाई लगभग 6 फुट जितनी होती है। फिर एक ऐसा ही सहसंबंध पाया गया है शलभ तथा युक्का पादप में। शलभ बच्चों एक तितली जैसी प्रजाति होती है, मैं आपको बताऊंगा भी एक वीडियो में शलभ और युक्का में किस तरह का प्रजनन पाया जाता है, किस तरह युक्का एक पादप है जिसमें शलभ जाकर अपने अंडे दे देता है। यह सहजीवन यहाँ पर समझाया जा रहा है। सहजीवन अर्थात प्रजाति शलभ है, पादप युक्का है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो एक दूसरे के बिना जिंदगी को पूरा नहीं कर सकते बच्चों। जैसे शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देता है। शलभ अपने अंडे युक्का पादप के अंडाशय के कोष्ठक में देता है, जबकि इसके बदले शलभ परागित होता है। बहुत सिंपल सा है, देखो बच्चों शलभ एक प्रजाति है, युक्का एक पादप है। शलभ अपने अंडे कहाँ पर देता है? युक्का पादप के अंडाशय के कोष्ठकों में, है ना। जब वो अंडे देने आता है शलभ, तब युक्का क्या होता है? परागित होता है। किसके द्वारा परागित होता है? शलभ द्वारा। अब शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। बच्चों कैसे? युक्का पादप है, युक्का को अगर परागित होना है तो उसे किसकी सहायता लेनी पड़ती है? शलभ की। शलभ अपने अंडे कहाँ देता है? युक्का पादप के अंडाशय में, है ना। अंडा लार्वा जो होता है वो अंडे में कब होगा? जब युक्का विकसित होना या बीज बनना प्रारंभ करेगा, तब जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, चलो बच्चों ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब प्रश्न लिखिए इस टॉपिक से संबंधित। प्रश्न लिखिए, जल परागण संक्षेप में समझाइए। जल परागण संक्षेप में समझाइए। अगला टॉपिक लिखिए, पुष्पीय पादपों में होने वाले परागण के कर्मक अर्थात कारक उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न लिखिए, पुष्प क्यों रंग बिरंगे सुगंधित होते हैं? पुष्प रंग बिरंगे और सुगंधित क्यों होते हैं? अगला प्रश्न लिखिए बच्चों, विश्व के सबसे बड़े पुष्प का नाम बताइए।
विश्व के सबसे बड़े पुष्प का नाम बताइए। अगला प्रश्न लिखिए बच्चों, शलभ और युक्का के बीच सहसंबंध समझाइए। शलभ और युक्का के बीच सहसंबंध को समझाइए। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। उम्मीद है मुझे आप लोग को यह टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब बच्चों ये कंपलसरी है, आप लोग अपने होमवर्क को पूरा करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए। पर्सनली व्हाट्सअप करना नहीं है, सबको ग्रुप पे करना है, ताकि हम एक दूसरे को जान पाएँ कि कौन कौन होमवर्क कर रहा है और कौन कौन नहीं। तो धन्यवाद बच्चों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।